जैकबोर्ड स्टूडेंट क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप ढूंढ रहे हैं जहां से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, आपका सर्च यहीं पे ख़त्म होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL अकेडमी। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जो झारखंड एकेडमी काउंसिल के पेपर में आ सकते हैं, आज तक आए हुए हैं। जितने भी मॉडल पेपर रिलीज हुए सारे क्वेश्चन का कलेक्शन और उसके बेसिस पर जो प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। इस वीडियो को एंड तक अगर आप देख लिए तो आपको और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, किस तरीके से आएंगे। इसके बाद फिर इस टॉपिक से, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 100% आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत वैभव कहते हैं हिंदी मीडियम के लोग। ठीक है, इसका SI यूनिट, SI मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है। अच्छा, वोल्ट जो होगा, V जो पोटेंशियल होता है V = W/Q भी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, तो आप बोलोगे 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट जो है समतुल्य है जूल पर कूलम के, है ना। इसके साथ साथ V के बारे में अगर हम लोग इसका विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहें तो V = W/Q होता है। W का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है तो ml² T-2, और Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं AT। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओवरऑल डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहें इसका तो क्या लिख सकते हैं ml² T⁻³ और A⁻⁻1। तो V का जो है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ये हो जाएगा। याद ये भी रखिएगा कि 1 वोल्ट जो होता है वो 1 जूल पर कूलम होता है। 1 वोल्ट जो होता है वो क्या होता है 1 जूल पर कूलम होता है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। चलिए तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे देखिए, अच्छा एक बात और यहाँ पे बताना इम्पोर्टेंट है कि जैसे वोल्टेज है ना, वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए एक रूल आता है KVL, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है वैसे, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं। KVL क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके हिसाब से क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज सर्किट इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। और मुझे बताना बस इतना है कि ये जो KVL होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड होता है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फैराड इज ए SI यूनिट फॉर। फैराड या फैराडे किस चीज़ का SI मात्रक है। देखिए, पहला ऑप्शन तो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का तो हम जानते हैं कि एम्पियर होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि I = Q/T होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एम्पियर = कूलम पर सेकेंड भी लिख सकता है। एम्पियर = क्या लिख सकता है, कूलम पर सेकेंड भी लिख सकता है। अच्छा, एम्पियर यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं हम लोग एमीटर से। किससे मेजर करते हैं, एमीटर नाम का डिवाइस से मेजर करते हैं। अच्छा, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, तो इसको हम लोग करते हैं सीरीज में सर्किट के साथ। अच्छा, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है कि हाई होता है, तो इसका होता है लो रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर आइडियल एमीटर के बारे में हम लोग बात कर लें तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 0 ओम, है ना। अब करंट का बात है तो करंट पे जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ ये किस पर बेस्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, आवेश संरक्षण पर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस पर KCL डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फैराड इज SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का तो नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का तो एम्पियर होता है। अब इस पहले ऑप्शन से हमने इतना सारा चीज़ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला गया है देखिएगा। तो दूसरे ऑप्शन में हमको बोला गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हर एक बात एक एक करके हम लोग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जहाँ तक बात है तो इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। V होता है W/Q, यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल पर कूलम। तो 1 वोल्ट अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 वोल्ट किसका इक्विवेलेंट होता है, तो 1 वोल्ट होता है जूल पर कूलम का इक्विवेलेंट। 1 वोल्ट किसके इक्विवेलेंट होता है, जूल पर कूलम का इक्विवेलेंट। वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, सीरीज में कि पैरेलल में, तो इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। अच्छा, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, लो होता है कि हाई होता है, तो हमको बोलना चाहिए हाई और प्रैक्टिकली वेरी हाई। अच्छा, अगर आइडियल वोल्ट मीटर होता तो रेजिस्टेंस कितना होता, तो आइडियल मीटर होता तो रेजिस्टेंस होता इनफाइनाइट। इसी पर बनता है हमारा KVL, और KVL किस पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और KVL को ही क्या बोलते हैं हम लोग, लूप लॉ भी बोलते हैं। KVL को क्या बोलते हैं, लूप लॉ। KVL के हिसाब से क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। आई होप ये दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, और ये बात भी क्लियर हो गया होगा कि दूसरा ऑप्शन भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है। तो इसको भी हम लोग हटा लेते हैं। हम लोग का काम है एक क्वेश्चन से जितना मैक्सिमम क्वेश्चन को रिवाइज कर सके सबको रिवाइज करना। तीसरा ऑप्शन जो आता है वो है हमारे पास एनर्जी। तो एनर्जी जो होता है उसका तो ऐसा यूनिट जूल होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब हम लोग आते हैं किस पर, अब आते हैं कैपेसिटेंस पर। तो देखिए, जो कैपेसिटेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी पूछा गया है कि फैराड किसके इक्विवेलेंट होता है, फैराड किसके समतुल्य होता है। तो याद रखिएगा Q इक्वल टू क्या होता है, CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। इसका मतलब ये C को तो फैराड बोल दिया गया इसका यूनिट को, और यहाँ पे क्या बोल दिया जाएगा, कूलम पर वोल्ट। यानी कि कूलम पर वोल्ट जो है उसको आप क्या बोल सकते हैं, फैराड बोल सकते हैं। कूलम पर वोल्ट जो है उसको आप क्या बोल सकते हैं, आप उसको फैराड बोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो रहा होगा वो क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको C इक्वल टू Q/V कर लेना चाहिए। Q के जगह पे क्या लिख लीजिएगा, IT यानी कि 80, और V के जगह पे क्या लिख लेना चाहिए आपको, ml² T-3 और A-1। जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा, m⁻⁻1, l⁻⁻2, t⁻4 और a⁻ कितना हो जाएगा, स्क्वायर। a का पावर कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है ये। फिलहाल कैपेसिटेंस पे कुछ और डिस्कशन हम लोग कर ही लेते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब आया है तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास एक ही चल रहा है अभी, लेकिन उस क्वेश्चन से हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। चलिए देखिए, तो ये कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फैराड हो गया। कैपेसिटेंस को हम लोग दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक होता है सीरीज और दूसरा क्या होता है, पैरेलल। सीरीज में कैसे जुड़ता है, तो सीरीज में जुड़ेगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस आगे बढ़ता जाएगा। पैरेलल में क्या हो रहा होगा, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और आगे बढ़ता जाएगा। अगर मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम वैल्यू का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए तो हम उसको सीरीज में करेंगे। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए होगा तो पैरेलल में करेंगे। मिनिमम मुझे कहाँ से मिल पाएगा, तो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा तब मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम कैसे मिलेगा, हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब मिलेगा। अगर हमको मिनिमम से मैक्सिमम तक चाहिए तो एक बार सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए, दूसरी बार पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए। इसके साथ साथ कैपेसिटेंस का बात उठा है तो हम लोग और बढ़िया डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि नहीं सही में ये जैकबोर्ड का बेस्ट कंटेंट है, और मानना पड़ेगा आपको कि है। इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जितना अधिक डिस्कशन संभव होगा उतना कर लेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए लास्ट डिस्कशन ये रहेगा कि अब आपको तो पता है कि कैपेसिटर 3 टाइप का हो रहा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो C का वैल्यू होता है वो कितना होता है, A∈0/d। A है एरिया
और डी है उनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे आप देखिए कि जो कैपेसिटेंस होगा एरिया का समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज करेगा। वैसे ही जो आपका कैपेसिटेंस है वो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस अगर डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, और डिस्टेंस यानी कि उन दोनों के बीच की दूरी को अगर कोई इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो कैपेसिटर डिक्रीज करेगा। एक बात कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। एक बात और जो हम आपको यहाँ पर बोलना चाहेंगे वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे कैपेसिटर के बारे में, विच इज स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके का एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। छोटे वाला जो सर्कल है या स्फेयर है कहना चाहिए, उसका रेडियस मान लीजिए a है और बड़े वाले का क्या है, बड़े वाले का b है। तो इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई b माइनस a। तो c का वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई b माइनस a। ये हो गया आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और ln b बाई a। ठीक, b क्या है, आउटर वाले कैपेसिटर का रेडियस, b क्या है, आउटर वाले कैपेसिटर का रेडियस, और a क्या है, अंदर वाले का रेडियस, और ये l क्या है, इसका लेंथ है। तो आई होप कि ये बात जो है कैपेसिटर से रिलेटेड पूरा क्लियर है, और जितना भी क्वेश्चन इस पे बन सकता है आप आराम से कर सकेंगे। अब हम लोग बढ़ जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था, इस पे जितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो फैराड किसका ये होता है, ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का। पहले क्वेश्चन का भी आंसर बता दिया। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए सुनिए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन। कैसे चार्ज होने चाहिए, ओपोजिट पोलैरिटी के, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल। तो दो चार्ज विथ ओपोजिट पोलैरिटी विथ वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम आर कोल्ड एज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के वजह से जो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, ध्यान रखिएगा, एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है वो होता है kp बाई आर स्क्वायर। कितना होता है, kp बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो ये होता है आपके पास 0। और अगर कोई जनरल पॉइंट पे पूछ ले v का वैल्यू तो ये होता है kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। v इक्वल टू क्या होता है, kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर। एक्सियल पे निकालना है तो थीटा का वैल्यू 0 रख दीजिए, kp बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेटोरियल पे निकालना है तो थीटा का वैल्यू 90 रख दीजिए, v का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सियल इक्वेटोरियल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो रहा होगा। ठीक, इससे पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहता था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना रहता था एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। ये पोटेंशियल है। तो अब आपको पहले वाला चीज़ भी रिवाइज हो जाए, इसीलिए हम एकदम प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे कोई पूछेगा एक्सियल पॉइंट पर तो वो क्या होता है, ई एक्सियल जो होता है वो होता है 2 kp बाई आर क्यूब, 2 kp बाई आर क्यूब। और अगर ई इक्वेटोरियल कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा kp बाई आर क्यूब। और कभी कभी तो हमसे ऐसा भी पूछा जाता है कि एक्सियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
और इक्वेटोरियल वाला जो होता है उनमें क्या रिलेशन है, तो ई एक्सियल जो होता है वो 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होता है। ई एक्सियल जो होगा वो क्या होगा, 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। और इससे पहले जो हम लोग एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे वो सब चीज़ भी क्लियर हो गया होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है फ्रॉम वी वर्सेस एक्स। देखिए, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, उस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले आप ये समझिए कि जो हमारा गिवन ग्राफ है वो v वर्सेस x है, मुझे जो चाहिए वो e वर्सेस x है। तो e इक्वल टू क्या होता है, e का वैल्यू होता है माइनस dv/dx। पहला बात कि मुझे dv/dx करना पड़ेगा, dv/dx मतलब कि हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और दूसरा बात कि हमको निगेटिव करना पड़ेगा, है ना। पहले हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, हमको इसको निगेटिव भी करना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी ग्राफ को, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 0 से लेकर के 1 तक एक स्ट्रेट लाइन है विथ स्लोप। इसको जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा। और इसको अगर निगेटिव हम लोग करेंगे तो ये कांस्टेंट किधर मिलेगा, ये जो कांस्टेंट है वो हमको मिलेगा नीचे में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के 1 तक का जो बात है, 0 से लेकर 1 तक यहाँ आएगा, ठीक। 1 से लेकर के 2 तक देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो 1 से लेकर के 2 तक ये क्या रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। ये वाला वैल्यू 1 हो गया, ये वाला वैल्यू हो गया 2। इसके बाद देखिए 3 घट रहा था, डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर माइनस लगाएंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, और इस तरीके का कुछ ग्राफ हमारे को देखने को मिलेगा। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 3। तो अगर मान लीजिए कि मुझे v वर्सेस x का ग्राफ गिवन है और मुझसे अगर कोई पूछता है कि e वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा, तो बस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर रिलेटेड एज। तो जो क्वेश्चन हमने अभी करा यही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने अभी करा वो यही क्वेश्चन है। E का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, E का वैल्यू होता है माइनस dv/dr, ठीक। निगेटिव ग्रेडियंट, निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dv/dr। अब देखो यहीं से ना इसका एक यूनिट आता है, और ये भी जैक का ना बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। एक यूनिट तो इसका होता है न्यूटन पर कूलम, वो आता है E इक्वल टू F/Q से, और एक यूनिट होता है इसका वोल्ट पर मीटर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कोई आपसे यूनिट पूछे तो दो यूनिट होता है, एक तो होता है न्यूटन पर कूलम और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। इसको अलग अलग तरीके से लोग पूछते हैं, कभी पूछ देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम दे देंगे, कभी ऑप्शन में आपको वोल्ट पर मीटर दे देंगे, और कभी आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि न्यूटन पर कूलम जो है किसके इक्विवेलेंट है। अब आप बोलिएगा कि ये तो वोल्ट पर मीटर के इक्विवेलेंट है। यहाँ से एक बात और जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि अगर मान लीजिए E का वैल्यू 0 है, E का वैल्यू 0 है, तो दो पॉसिबिलिटी बनता है कि चाहे तो V 0 है या तो जो V है वो कांस्टेंट है। देखिए, अगर यहाँ पे V 0 भी रहेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा, या V कांस्टेंट भी रहेगा तो भी E का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर E 0 है तो दो पॉसिबिलिटी है, चाहे तो V इक्वल टू 0 हो जाए या तो V इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाए। लेकिन अगर कोई बोले कि V इक्वल टू 0 है तो इसका सिर्फ और सिर्फ सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। V 0 है तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? आई होप ये बात भी आपको कम्प्लीटली क्लियर हो रहा होगा। एक बात हम और बोलेंगे कि देखो E इक्वल टू माइनस dv/dr है, तो अगर कोई आपको वोल्टेज लिखने के लिए बोले तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E.dr माइनस E.dr फ्रॉम इनफाइनाइट टू
आर। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो है रिलेशन बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। कौन कौन से दोनों एक्सप्रेशन? अभी जो दोनों एक्सप्रेशन बताया, ये दोनों एक्सप्रेशन, एक तो ये E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, और दूसरा ये वाला एक्सप्रेशन जो बताया आपको अभी, ठीक है, वी आर इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। दोनों के दोनों आपको याद रहने चाहिए। इससे आपको यूनिट भी याद रहेगा और ये कंसेप्ट भी याद रखिएगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया इसी वाले कंसेप्ट पे था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगर आपको कोई पोटेंशियल का वैल्यू दे करके और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो डिफरेंशिएट कर देना है, ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाई। तो अगर करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो हाफ CB² हो रहा होगा, लेकिन सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन नहीं है, इसका एक एक्सप्रेशन ये होता है 1/2 Q इंटू V, दूसरा होता है Q²/2C, और ये होता है हाफ CV²। तो ये तीनों के तीनों जो एक्सप्रेशन हैं ये हैं आपके एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के। इसके साथ साथ यहाँ पे हम ये भी बोलेंगे कि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि अगर वोल्टेज को डबल कर दिया जाएगा तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, चार्ज को डबल कर दिया जाएगा तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बस ऐसा क्वेश्चन के लिए भी आपको रेडी रहना है। ये था एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर भी कोई पूछ सकता है, तो ये होता है हाफ Li², जिसको कि हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको ये बात भी यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर को पहले सीरीज में फिर पैरेलल में जोड़ा गया है, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो इसका मतलब है कि 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/C। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/3। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, C/3। C/3 एक ही ऑप्शन में, तो यही करेक्ट होना चाहिए। और अगर कोई पैरेलल में बात करेगा तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है, तो पैरेलल में होता है C प्लस C प्लस C, बोले तो कितना हो जाएगा 3C। यानी कि सीरीज में हो जाएगा C/3 और पैरेलल में क्या हो जाएगा 3C। आई होप ये चीज़ भी आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। एक बात और जो कि पहले भी बोल चुके हैं, पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है वो लोअर होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यही इंक्रीज करेगा। ठीक, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम इट इज गिवन बाई। 9 मीटर फ्रॉम इट इज गिवन बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करें तो इसका वैल्यू होता है V इक्वल टू KQ/R। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। Q का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻6, और R का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। तो ये 9 एंड 9 बोथ विल गेट कैंसिल्ड, बचेगा क्या 10⁹ इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻6। इसको हम लोग सॉल्व करें तो 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6 जो कि हमको दे देगा 10⁵। 10⁵ ऑप्शन नंबर C में है, तो ऑप्शन नंबर C जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया कैपिटल A एंड सेपरेशन स्मॉल d केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय। तो देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसका एक्सप्रेशन होता है स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ ε0 E का स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ ε0 और E इक्वल टू V/d होता है, तो इसका स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 ε0 V²/d²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर A जो होगा वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी J। तो ये जो रिलेशन होता है इसको याद रख लेना है, ये K इक्वल टू 1 प्लस J है। ठीक है, J स्टैंड फॉर ससेप्टिबिलिटी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोलराइजेशन वेक्टर पी इज गिवन बाय, तो इसका रिलेशन करेक्ट होता है ये दोनों रिलेशन को याद रखिएगा। कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला चीज़ ना हम लोग कम पढ़ते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से इसको नहीं पढ़ पाते मैक्सिमम जगह पे, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है आगे आने वाले में भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड इट्स कैपेसिटी, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी पढ़ रहे थे। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। देखिए डिस्टेंस को क्या किया, डबल, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप मुझे दिखा दीजिए, तो हम ऐसा बोलेंगे कि मान लीजिए कि नया कैपेसिटर C डैश हो गया, अब एरिया में कोई छेड़छाड़ हुआ नहीं है तो रहने दीजिए एप्सिलॉन नॉट, और जो नया डिस्टेंस था उसको कर दिया गया 2D। अब आप अगर देखें तो क्या बना, ये A एप्सिलॉन नॉट बाई डी और ये 1/2 आ गया आगे। ये वाला तो पुराना वाला C था, तो 1/2 इंटू C हो जाएगा। तो C डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू C। तो अगर डिस्टेंस को डबल किया जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा क्वेश्चन कितना बताया आपको। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पिको फैराड आर देयर इन अ फैराड, एक फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं। आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12। और इसको याद नहीं करना चाहिए आपको, याद किसको करना चाहिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, और याद करना चाहिए आपको योक्टो। मिली मतलब होता है 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो मतलब होता है 10⁻⁻9, पिको मतलब होता है 10⁻⁻12, फेम्टो -15, एट्टो मतलब -18, जेप्टो मतलब 10⁻⁻21 और योक्टो मतलब 10⁻⁻24। ये झंझट ही ख़त्म, सारा का सारा झंझट ही ख़त्म। पूरा ही याद रख लीजिए, पूरा ही याद रख लीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, जेप्टो, योक्टो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ़ द एयर बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडक्टर इज डिस्प्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के, हम बोलेंगे कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस केस में C डैश जो होता है वो K टाइम्स हो जाता है C। तो कभी पूछा जाता है कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो पहला बात है कि इंक्रीज होगा, ठीक। फिर पूछा जाता है कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये जो हो रहा होगा ये क्या हो जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा। इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा और K टाइम्स हो जाएगा, तो इंक्रीजेस K टाइम्स, इंक्रीजेस K टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Two capacitors of capacities 6 microfarad and 12 microfarad are joined in series and a potential difference of 12 volt is applied on the combination. What are the charges on the capacitors? देखिए हम ये बोल रहे हैं टू कैपेसिटर्स ऑफ 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड ज्वाइन इन सीरीज। तो ये हो गया आपके पास 6 माइक्रोफैराड का और ये कितना हो गया 12 माइक्रोफैराड का। 6 माइक्रोफैराड और ये हो गया 12 माइक्रोफैराड का। इनको किससे कनेक्ट कर दिया गया है, 12 वोल्ट के एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो कितना चार्ज हो रहा होगा कैपेसिटर पर, तो देखिए C इक्विवेलेंट निकाल लीजिए इन सीरीज। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 6 × 12/6 + 12, तो 72/18 बोले तो 4 माइक्रोफैराड। कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड। और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा C × V, ठीक है। तो C हो गया 4 × 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा 12, यानी कि 48 माइक्रोकूलम। तो आंसर कितना हो जाएगा 48 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, K
Q1 Q2 बाई आर। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q का वैल्यू 1 माइक्रो कूलम मतलब -6 10 का पावर, यहाँ पे भी 10⁻⁻6। जहाँ तक बात रह गया R का, तो R के जगह पे कितना 1 मीटर। तो देखो 9 इंटू 10⁻12 और 10⁹, तो 10⁻³ जूल। और ये जो है ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है, रीजन बीइंग कि E = -dV/dr, और V कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, सेम क्वेश्चन, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि E क्या होता है? -dV/dr होता है। ठीक, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है? जीरो। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस। नहीं, देखिए कैपेसिटेंस पे तो फर्क ही नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? शेप पे, साइज पे और इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। मतलब चार्ज वार्ज बढ़ा दोगे तो उसके कैपेसिटी से कोई मतलब नहीं है। इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये ठीक बात है। इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस Q = CB है, C पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसको इंक्रीज करिएगा तो ये पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक बात है, क्योंकि इस पर तो कोई फ़र्क पड़ना है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड ईच आर अवेलेबल। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंसेस विच मे बी ऑब्टेन्ड। तो देखिए हमारे पास 6 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर पॉसिबल है। मुझे क्या फाइंड करना है? पहले मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम लोग? सीरीज में करते हैं। सीरीज में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 C2/C1 + C2, तो कितना हो जाएगा? 6 × 6/6 + 6 36/12, तो 3 माइक्रोफैराड। दूसरा मैक्सिमम अगर मुझे चाहिए होता है तो किस में कनेक्ट करते हैं? तो मैक्सिमम करते हैं पैरेलल में, और इस केस में C इक्विवेलेंट क्या होता है? C1 + C2, तो 6 + 6 कितना हुआ? 12 माइक्रोफैराड। अब सुनो, देखो इतना करने का नीड भी नहीं है, क्योंकि अगर 2 इक्वल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनको C/2 कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2C कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा 3 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस बिटवीन A एंड B आर। तो देखो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। यहाँ पे अगर इसको आप P बोल दीजिए, इसको Q बोल दीजिए, इसको R बोल दीजिए, इसको S बोल दीजिए, तो P/Q का जो रेशियो आ रहा है वो R/S के बराबर आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है, और इसका अगर कोई मतलब नहीं है तो आप इसको आराम से हटा सकते हो। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको आराम से हटा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको हटा दिए, यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, सॉरी, हाँ, अगर इसको आप हटा दिए तो अब कैसा बनेगा तो वो हम दिखाते हैं आपको। तो ये फिर ऐसा दिख रहा होगा आपको, ये 3 का ये यहाँ पे आ गया, एक यहाँ, ये, और बस इतना। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 3 3 3 और ये 3। अब ये 3 और ये 3 सीरीज में है, तो अभी बताया था बराबर रहते तो किस में आ जाते हैं? आधा हो जाएगा ये 1.5, और ये भी बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.5, और 1.5 और 1.5 पैरेलल में आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 3C के बराबर। तो आंसर कितना होना चाहिए? 3 कूलम इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। याद रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो देखो बोला गया कि अगर किसी पॉइंट से डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा? तो देखिए ना, V = KQ/R आता है ये,
तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और r कोई इंक्रीज करता है तो v क्या होगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक, तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट ज़रूर करना है जहाँ पे आप मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या चाहते हैं, और हम लोग और बेहतर एफर्ट डाल करके पूरा हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे आने वाले टाइम में क्या मिलेगा आपको, तो अभी जैसे हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का कवरेज मिलेगा। पहला चैप्टर का आप देख सकते हैं सेम प्ले लिस्ट में, उसके बाद ये अभी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पूरा, फिर उसके बाद हम करेंगे PYQ, और उसके बाद करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद आप जो बोलेंगे वो। ठीक, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी कुछ और चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।